नमस्कार। कुछ बच्चों की क्वेरी आई है, जो बच्चे लॉ कर रहे हैं, कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में जैसे आर्टिकल 16(4) जैसा प्रोटेक्शन क्लॉज़ है, उस तरह का क्लॉज़ क्या कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है या वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन क्लॉज़ हैं क्या। तो इसलिए आज हम अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस और इक्वलिटी लॉज़ के बारे में बात करेंगे। अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं उनको इक्वलिटी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 की बात है, तो उसमें ये माना गया था कि सभी मैन इक्वल हैं और सभी को इक्वल राइट्स हैं, लेकिन ये सच नहीं था। उस समय अमेरिका में स्लेवरी जो थी वो लीगलाइज थी और स्लेव्स जो है ख़रीदे बेचे जाते थे। वहाँ पे अब्राहम लिंकन ने जब एक सीनेटर की पोस्ट के लिए जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो एक उन्होंने पॉलिटिकल सभा में कहा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एक्सेप्ट निग्रोज। तो निग्रोज को राइट नहीं थे उस समय। वहाँ पे एक बार एक केस आया ड्रेड स्कॉट वर्सेस सॉन्डर्स का, जिसमें ड्रेड ने जो है कि अमेरिका की फेडरल कोर्ट में किसी को सू करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी को सू करने के लिए केस फाइल किया। ये राइट उस समय केवल यूएस के सिटीजन्स को था। तो कोर्ट के सामने केस ये था कि क्या जो ब्लैक है या निग्रोज है ये यूएस सिटीज़न है कि नहीं है। और आप जानते हैं यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो हमेशा ही जो है कि इन्फीरियर माने गए हैं, इनको कभी कोई राइट्स नहीं है, जिसको वाइट मैंस जो हैं वो बाउंड हो रिस्पेक्ट करने के लिए। ये तो एक आर्टिकल है जिनको ख़रीदा बेचा जा सकता है और ये इनके बेनिफिट में है। उनका ये कहना था कि अगर इनको राइट्स दे दिए जाएंगे तो ये कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, आर्म कैरी कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इनकी एस्पायरेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, ये अपनी स्थिति से बहुत जो है डिससेटिस्फाई होने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पीस और सेफ्टी को स्टेट के खतरा हो जाएगा। उनका कहना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये इंटेंशन नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि स्टेट की सेफ्टी को खतरा हो, इसलिए इनको यूएस सिटीज़न नहीं माना। और अगर उन्होंने नहीं माना तो हम ऐसा कोई लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे जिससे कि इनको सिटीजनशिप मिल जाए। उनका कहना था इफ़ वंस ए स्लेव ऑलवेज अ स्लेव, नेवर बी ए सिटीजन। इसके बाद क्या हुआ, 100 साल तक ये स्थिति रही अमेरिका में। और इसके बाद वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर के बाद एक नया फेज़ आया है कॉन्स्टिट्यूशन का, 1860 से 1950 तक का। उसको हम फेज़ को देखेंगे। उसमें बिल ऑफ राइट्स आया, उसमें कई अमेंडमेंट हुए, जिसमें 13 अमेंडमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि जिसमें स्लेवरी को और किसी भी तरह के फोर्स लेबर को जो है अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके फिर कहा गया कि जो लोग भी यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए हैं या जो लोग रह रहे हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होंगे। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में जैसे दिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हमारे इसी 14th अमेंडमेंट में जो कहा गया है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव फ्रॉम लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमारे आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल फिर नया एक और अमेंडमेंट आया, 15th अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को भी वोटिंग राइट से उसके रेस, कलर, प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्वाइट्यूड के ग्राउंड पे उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ये ऑफ लॉ मिलने से राइट्स तो मिले ही थे। निग्रोज में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्लैक्स जो थी वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये राइट मिला था। लेकिन उनकी ये खुशी जो है बहुत ज़्यादा टिकी नहीं। वजह क्या है कि कोई भी जो पावरफुल मैन होता है वो अपनी पावर को इतनी आसानी से नहीं देता। तो वहाँ भी स्टेट्स ने क्या किया, इससे बचने के लिए एक नई, वो अपने आप को सुपीरियर हमेशा मानते ही थे वाइट्स, तो वो ब्लैक्स को मेंटली तैयार ही नहीं थे कि वो इनको इक्वल राइट दे। तो एक नई थ्योरी लाई गई, स्टेट्स ने लाई, सेपरेट बट इक्वल। हम आपको इक्वल राइट्स देंगे लेकिन आपका सब कुछ सेपरेट रहेगा, बिकॉज हम आपको इस लायक नहीं समझते कि आप हमारे साथ बैठो, खाओ, पियो, चलो फिरो, तो आपके लिए सब चीज़ सेपरेट रहेगी। इसको कहा गया जिम क्रो लॉज। जिम क्रो एक कॉमेडी कैरेक्टर था जिसको
बार बार जो एक बेकार से कपड़े पहन के एक ब्लैक मैन को रिप्रेजेंट करता था, ये दिखाता था कि कितने ख़राब लोग हैं, तो इसको जिम क्रो लॉज कहा गया। इसको कोर्ट ने प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन के केस में अपहोल्ड भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई रेस जो है कि अगर सोशली इन्फीरियर है तो है, उसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सेम प्लेन पे नहीं ला सकता। उसमें इस केस में क्या कहा, क्या एक ट्रेन में वाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग अलग कोचेस हुआ करते थे, उसको चैलेंज किया गया था और इसको मतलब इस लॉ को अपहोल्ड कर दिया गया। बहुत डिसकंटेंटमेंट फैला उसकी वजह से। आप जानते हैं कि बसेस जो होती थी उसमें लिए भी ब्लैक्स के लिए अलग सीट्स होती थी, वो वाइट सीट्स पे, वो दूसरे की सीट्स पे नहीं बैठ सकते थे, और जबकि वाइट्स आते थे तो वो बैठ जाते, वो उस सीट पे बैठ गए तो वहाँ पे ब्लैक नहीं बैठ सकते। तो मैंने पढ़ा था किसी की स्टोरी कि वो जब जाके बैठी वहाँ पर और वाइट चढ़ गया तो उसने उनको खड़ा कर दिया कि आप मेरी सीट पे कैसे बैठे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि वाइट्स हमारी सीट पे बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि सो दैट उनके पास राइट है, आपके पास क्या राइट है, उनको बस से उतार दिया गया। इसके बाद वो दूसरे दिन जब वो दूसरी बस के लिए करी, उन्होंने इसका विरोध किया काफ़ी, और उन्होंने कहा कि ये हमारी सीट रिज़र्व है, आप हमारी सीट पे बैठे हैं, इसलिए जो है कि हमको भी आपकी सीट पे बैठने का राइट है। दूसरी दिन जब वो फिर गई तो फिर इसके बाद वो बस वाले ने उनको देखते ही उनको सीट देने के बजाय बस तेज़ी से दौड़ा दी। इसके बाद एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ वहाँ पर, ब्लैक्स ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, उन्होंने बसों में बैठना बंद कर दिया। 16 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के वो वर्क प्लेस पे जाते थे। एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ और इसके बाद उनको सभी सीटों पे अलाउ किया गया कि वो सारी सीटें पे बैठ सकते हैं और उनको उठाया नहीं जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। फिर एक थर्ड फेज़ आता है जहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट के परसुएंस में, जो यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ उसके परसुएंस में आता है, और एक केस आता है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन का, जिसमें प्लेंटिफ ने जो सेपरेट बट इक्वल बट सेपरेट का जो डॉक्ट्रिन थी उसको चैलेंज करते हैं। उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहा कि वो इंश्योर करें कि जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो सभी वाइट्स के स्कूल में जाएं और जितनी जल्दी हो सके इसको लागू किया जाए। इसके बाद ये थोड़ी सेग्रीगेशन की वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो है इतने से ही नहीं काम चला। इसके बाद 65 में प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ये फ्रीडम इनफ नहीं है। आप इतने सालों का जो दाग है स्लेवरी का, ये कह के नहीं कह सकते कि चलो हमने तुमको फ्री कर दिया, जो चाहो जो करो और जो चाहे अब तुम अपने जिस नेता को चाहो चुन लो। हम एक पर्सन जिसको हमने इतने दिनों से एक बेड़ियों में जकड़ रखा था, उससे कह दिया कि हमने तुमको खोल दिया, अब तुम जाओ और जो है कि कॉम्पीट करो बाकी के साथ, भागो दौड़ो रेस करो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, केवल अपॉर्चुनिटी के डोर्स खोलना इनफ नहीं है, हमको अपने लोगों को जिसको हमने इतने दिनों तक दबाया है उनको इस लायक बनाना होगा कि वो इस डोर से इंटर होके निकल सके, वो जा सकें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। यहाँ से क्या हुआ, एक अफर्मेटिव एक्शन के लिए एक नई थ्योरी डेवलप होनी शुरू हुई। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है कि वो लोग जो डिप्रेस्ड क्लास के हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, उनको कुछ प्रेफरेंशियल उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनके लिए कुछ ज़्यादा देना ताकि वो आपके बराबर आ सकें। उनके अंदर जो मेंटली भी वो दब गए हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम आपके बराबर आ भी सकते हैं, उनको कन्विंस करना कि हाँ हम तुमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं और तुम निकलो भागो, हम तुमको इस लायक बनाएंगे कि तुम उनके साथ दौड़ सको। इसके बाद अफर्मेटिव एक्शंस भी चैलेंज हुए कई बार कई कोर्ट्स में, और ये कहा गया कि अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं कि कई बार स्कूलों में, स्कूल्स ने सबसे पहले, आप जानते हैं अमेरिका में ये सब चीज़ें शुरू किसने की, वहाँ के स्कूलों ने। वहाँ के अमेरिकन लॉ स्कूल, मिशिगन लॉ स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल, इन सारे स्कूलों ने क्या किया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको कुछ एडमिशन में उनकी रेस के ग्राउंड पे कुछ एक्स्ट्रा स्कोर देना शुरू किया। जब ये शुरू किया कि तो जो बच्चे डिनाई हो रहे थे वो एकेडमिक स्कोर्स ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने चैलेंज किया, और ये कई केसेस में हुआ। मैं आपको सारे केसेस नहीं बताऊंगी, मैं आपको केसेस बताऊंगी। एक अभी जो लेटेस्ट केस इस लाइन में जो आया है, हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एडमिशन केस है। हार्वर्ड 2014 में
अब तक तो क्या है कि अमेरिकन जो वहाँ के मूल निवासी वो चैलेंज कर रहे थे। 2014 में एक स्टूडेंट बॉडी है, स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशन, उसने एक लॉसूट फाइल किया। ये एशियन अमेरिकन एप्लीकेंट्स थे। इन्होंने एक लॉसूट फाइल किया और ये कहा कि हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे स्कोर्स ज़्यादा हैं, फिर भी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके कम स्कोर होने के बावजूद, कम मार्क्स होने के बावजूद उनको हमारे ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हार्वर्ड ने माना, हार्वर्ड ने कहा कि हाँ हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हम सारे फैक्टर्स जो कंसीडर करते हैं एडमिशन के लिए, उसमें रेस भी एक फैक्टर है। हम केवल एकेडमिक स्कोर को नहीं करते हैं, हम एकेडमिक स्कोर के साथ उसके एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे वो बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बहुत जिसके साथ बहुत अच्छी एबिलिटीज़ है गाना गाने की, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग बनाता है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है उसको। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी करते हैं। जैसे सपोज़ कि मेरे पास बहुत अच्छी कंडीशन है, मेरे फादर एक अच्छी जगह पे है, अच्छी पोस्ट पे, पैसा है, मैं बहुत अच्छी से पढ़ाई लिखाई की है मैंने, और इसके बाद मैं 90 स्कोर करती हूँ। एक बच्चा जो है कि जिसके पास जो गांव में रहता है, उसके फादर पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो किसी तरह से गांव के स्कूल में पढ़ा लिखा, फिर आगे आता है, किसी तरह से बाहर एडमिशन ले लेता है और उसके बाद वो 70 स्कोर करता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम आपके ऊपर, मेरे ऊपर वो उस बच्चे को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो उसने अपनी इतनी ख़राब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बावजूद वो यहाँ तक पहुँचा है, और अगर हम उसको देंगे तो हो सकता है उसकी कैपेसिटी हो कि वो मुझसे आगे निकल जाए। तो उनका ये कहना था। उनका ये भी कहना था कि जो एशियन अमेरिकन्स हैं वो यूएस की पॉपुलेशन का 6% है, जबकि 2018 में उनके एंट्रेंस, उनके एडमिशन का रेशियो 23% था, जबकि अफ्रीकन जो अमेरिकन है उनका 15% था और लैटिनोस का 12% था। तो उन्होंने कहा कि इनकी ग्रीवांस की कोई वजह नहीं है और हम जो है अपनी फैकल्टी को हम चाहते हैं कि हमारी फैकल्टी में हर तरह के लोग हों। उन्होंने कहा हम एक्सक्लूसिवली एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बिलीव नहीं करते और ना ही इससे मेरिट का पता चलता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी फैकल्टी को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हर तरीके के लोग हों, हर रेस के लोग हों, हर क्लास के लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएड कम्युनिटी के लोग हों। हम ऐसी मल्टी डायमेंशन, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, आप जानते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, जहाँ पे हर तरह के लोग, हर कास्ट के लोग हों, हर रेस के लोग हों। आपका देश इतना बड़ा है, आप समझ लीजिए कि मतलब आपके मणिपुर के लोग हों, आपके बंगाल के लोग हों, आप पता है सीखते आप इन सब चीज़ों से हैं। आप उनके कल्चर को वहाँ पे बैठ के सीख सकते हैं, उनकी बोली को सीख सकते हैं, उनकी सारी चीज़ों को उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ सकते हैं, जिसके लिए आपको किताबें नहीं पढ़नी, आप केवल रहना है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट फैकल्टी कौन सी होती है? जहाँ पे बहुत तरह तरह की कम्युनिटी के लोग हों। और हार्वर्ड ने कहा कि हम अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कैंपस को ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने इनको एक रेस को भी, हमारे एडमिशन में रेस भी एक फैक्टर है और ये लीगल है और अकॉर्डिंग टू लॉ है, और इसको वहाँ की कोर्ट ने क्या लीगल माना। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। उन्होंने कहा देखिए, अगर आप इसको मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ करना कहेंगे तो आप कॉलेजेस में क्या है होते हैं लीगेसी एडमिशन्स होते हैं, वहाँ पे एडमिशन्स होते हैं जो कोटा बेस्ड मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन होता है, डोनेशन बेस्ड एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लीगेसी एडमिशन्स वो होते हैं जहाँ पे कि पेरेंट्स अगर आपके हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कोटा में कोटा बेस्ड और डोनेशन आप जानते हैं, जिसका पैसा ज़्यादा होगा या फिर जिसको कोई फेवर करेगा उसका एडमिशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इन सब चीज़ों पे उंगली नहीं उठती। तो केवल अगर हम डिफरेंट लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस को एकोमोडेट कर रहे हैं, इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोई रिजर्वेशन कहीं पे होता है तो वो कोई स्कार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के लोगों से, जितने लोगों से आप मिलेंगे उनको अकोमोडेट करेंगे, आपकी फैकल्टी उतनी ही डाइवर्स होगी, आप उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। और मैं एक बात और कहूँगी कि जिनको रिजर्वेशन मिला है
उनको ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको उसमें जम के मेहनत करनी चाहिए, उसका एक फ़ायदा जम के उठाना चाहिए। खूब मेहनत से करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से जो पोस्ट आपको मिली है उस पर अच्छे से सर्व करिए, सो दैट कि कोई दूसरों पे, आपकी कम्युनिटी के दूसरे लोगों पे उंगली ना उठा सके और ब्लेम ना कर सके कि आप मेरिटलेस हैं। तो इसलिए ये ज़रूर है कि आपको जो मिला है उसका फ़ायदा उठाइए, और रिजर्वेशन स्कार नहीं है, ये आपको बताना चाहेंगे। ये सिर्फ उनके साथ जो स्टेट ने, जो हम सोसाइटी ने एक क्लास के साथ जो इतने सालों तक, सदियों तक ज़्यादती की है, उसको कंपनसेट करने का एक सिर्फ तरीका है। तो अमेरिकन लॉ भी ऐसे ही डेवलप हुआ है, वो इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और हमको भी इस बात को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। थैंक यू।